Jai Hind everyone, welcome to Awakening classes. As JKSHB VLW exam is approaching and students are like sir quantitative aptitude में थोड़ा हाथ तंग है तो उसके कुछ क्वेश्चन करा दीजिए। तो आज से हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। देखो मैं मिक्स्ड क्वेश्चन लाऊंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, चाहे वो ट्राइंगल, सर्कल, ज्योमेट्री पोर्शन हो या बाकी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क उनके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। देखो अगर तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपको रिवीजन हो जाएगी, प्लस मैं आपको होम असाइनमेंट भी दूंगा। सभी क्वेश्चन मैं खुद यहाँ पर नहीं करवाने वाला हूँ, होम असाइनमेंट भी दूंगा। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है तो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा उसके साथ रेलिवेंट जो कंसेप्ट हैं, जिन प्रॉपर्टीज, जिन फॉर्मूलाज के बेसिस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। ठीक है, तो लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा। बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फिगर फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। तो इस फिगर से हमने x प्लस वाई प्लस जेड को फाइंड करना है। तो पहले हम x प्लस वाई प्लस जेड देख लेते हैं कहाँ पर है, क्योंकि मैं टीम को ज़्यादा इतना नहीं देता हूँ डिस्टर्बेंस की वो पीडीएफ में हर चीज़ इंक्लूड करें, तो कुछ चीज़ें हम खुद से भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, इस फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा x है, यहाँ पर हमारा y है, यहाँ पर हमारा z दिया हुआ है इन्होंने, और ये एंगल इन्होंने दिया हुआ 120 डिग्री। ठीक है, पहले आप खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन को सुनना। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। आपने ट्राइंगल में प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी जब आपने ट्राइंगल पढ़ा होगा। एक प्रॉपर्टी है कि जो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम होता है टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के। ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो सम होगा टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के। थोड़ी देर के लिए हम इस एसी को कट कर देते हैं, इसको भूल जाओ, ये देखो ही मत ये बीच में है कि नहीं। सिंपली देखो, ये आपका जो 120 डिग्री है ये एक एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। इसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल कौन से हैं? एक एंगल ए है, ये पूरा एंगल ए, और एक ये एंगल बी है। तो हमारा जो 120 डिग्री है जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, पहले तो आप समझो आपको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ। तो एक्सटीरियर एंगल जो है 120 डिग्री वो किसके बराबर है? एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल बी तो आपको पता है जेड है। ठीक है, बट एंगल ए जो है, बी देखो ना जेड ही है ना ये पूरा, बट एंगल ए जो है वो दो एंगल से बना हुआ है। यहां से यहां तक एक्स है और यहां से यहां पर कौन सा है? वाई। तो एंगल ए की जगह हम क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई। तो z तो ऑलरेडी था, तो इसका मतलब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो गया? 120 डिग्री के बराबर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको एक प्रॉपर्टी आती है, पहले हम सिंपल क्वेश्चन देंगे उससे हम कम्प्लेक्स में चलेंगे। एक प्रॉपर्टी थी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, उसको यूज करा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, सिंपल था। प्रॉपर्टीज के रिलेटेड ट्राइंगल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक दो प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंट क्वेश्चन में पूछी जाती है, वो भी बता देता हूँ। अगर ये आपके पास ट्राइंगल है ना, ध्यान से देखो, अगर ट्राइंगल की कोई साइड्स इक्वल हैं, फॉर एग्जांपल ये और ये साइड्स इक्वल हैं, तो इन साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला, और इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला। तो ये दो एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल्स जो होते हैं इक्वल साइड्स के अपोजिट वो भी इक्वल होते हैं। इसी तरह इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंगल और ये एंगल मैं बोल देता हूं दोनों 45 डिग्री के हैं, दोनों इक्वल हैं। तो ये वाली साइड, इसके अपोजिट कौन सी साइड है? ये वाली साइड है ना, और इसके अपोजिट कौन सी साइड है? ये वाली साइड। तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। तो एंगल्स जो इक्वल साइड्स के अपोजिट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, साइड्स जो इक्वल एंगल्स के अपोजिट होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:6:8। ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल है, उसकी जो साइड्स हैं उनकी रेशियो दी गई है 4:6:8। अब हमें बताना है वो ट्राइंगल कौन सी है। वो ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट एंगल है, आइसोसेलेस है, या राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कौन सी ट्राइंगल है हमें फाइंड करना है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब हमें साइड दी हो, फॉर एग्जांपल किसी एक ट्राइंगल की साइड दी हुई है ए, बी और सी। ठीक है, अगर हमें ट्राइंगल की साइड्स दी हुई हैं, उन साइड्स को यूज करके हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई ट्राइंगल एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, या राइट एंगल ट्राइंगल है। तो उसका एक वे होता है। वे क्या होता है? आप सबसे पहले देखो इन तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी है। तो मान लेते हैं इन तीनों में सबसे बड़ी साइड सी है। अब आपने क्या करना है, जो दो छोटी साइड्स हैं उनका स्क्वायर करके सम करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। अगर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से कम आता है, अगर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से कम आता है, तो आपकी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी। कौन सी ट्राइंगल होगी? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, याद रखना। और अगर आपकी इन दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम जो है वो ग्रेटर देन आता है हाई साइड के स्क्वायर से, वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होती है। वो कौन सी होती है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये तो आपको पता है ना ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल कौन सी होती है। आई होप ये आपको पता होगा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं।
राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल वो होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, वो होती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और अगर तीनों एंगल्स का अगर हम स्क्वायर करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें, और अगर वो सी स्क्वायर के इक्वल आता है तो वो कौन सी ट्राइंगल होती है, वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम आगे भी क्वेश्चन में यूज करें, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए इस कंसेप्ट का यूज करते हैं, क्योंकि आपने जब एरिया निकालना सीखा होगा ट्राइंगल का, आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, एस अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, पढ़ा है ना ये फॉर्मूला, बट वो कितना डिफिकल्ट है। अगर फॉर एग्जांपल वहां पर रूट यूज हो रहा है, जहां पर भी रूट यूज है वो डिफिकल्ट है, बट अगर हम इस कंसेप्ट को यूज करें, हमें पता चल जाए पहले ही कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सिंपली 1/2 बेस इंटू हाइट करके हम उसका एरिया निकाल सकते हैं ना। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा प्रैक्टिकली और बताऊंगा कि इसकी हेल्प से आप कैसे किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो अब देखो, अब सिंपल है, ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 8, इसका मतलब सी हमारी 8 है। तो हम करके देखते हैं, हम क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं प्लस 6 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, वैसे तो ये साइड्स नहीं है, इस साइड की रेशियो है। साइड बनने के लिए क्या होगा, 4x होगा, एक साइड आपकी 4x होगी, एक 6x होगी, एक 8x, x कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम इसको, हमें ना x लेने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली हम करेंगे 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 6 का स्क्वायर 36, इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना बन गया हमारा 52। ठीक है, इनको ऐड करके 52। 8 का स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। देखो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लेस देन आ रहा है ना सी स्क्वायर के, सी स्क्वायर कितना है 64। और मैंने आपको बताया जब आपका दो साइडों का स्क्वायर का सम तीसरी साइड से कम आता है उसके स्क्वायर से, तो वो कौन सी ट्राइंगल होगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब ये कौन सी ट्राइंगल है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, सिंपल है। जिसने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ी हुई हैं तो वो स्किप करके, एक्सप्लेनेशन को स्किप करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, बट अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यही जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया ना अभी, कि हम हीरोन्स फार्मूला ना यूज करके, जबकि हम सिंपली किसी को जज करके कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट को यूज कर सकते हैं, इसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डाला आपको समझाने के लिए। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी ट्राइंगल का एरिया हमें दिया हुआ 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी साइड्स की रेशियो दी हुई है। ये साइड्स नहीं है, ये उनकी रेशियो है। साइड्स क्या होंगी, एक्चुअल साइड्स होंगी, एक होगी 10x, एक होगी 24x, एक होगी 26x, मतलब कोई एक नेचुरल नंबर इनसे अभी मल्टीप्लाई होगा। तो साइड्स अभी देख लो, एक साइड होगी 10x, दूसरी होगी 24x और तीसरी होगी 26x। हमें पेरीमीटर बताना है। देखो एरिया हमें दिया है और साइड्स की रेशियो दी हुई है, हमें बताना है पेरीमीटर। ठीक है, हमें क्या बताना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर बताना है सिंपल होता है, पेरीमीटर होता है उनकी साइड का सम कर दो। अगर आपके पास साइड्स आ गई ना, उनको ऐड कर दोगे तो वो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। बट साइड तो आपको नहीं निकाल सकते। साइड क्यों नहीं निकाल सकते अभी तक, क्योंकि यहाँ पर x है, मतलब आपको सबसे पहले x फाइंड करना है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप खुद ट्राई करो, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन, फिर आपने एक्सप्लेनेशन सुननी है इसकी। तो चलो, एक तो वे है आप इसको हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ। पहले आप s निकालो, वो हो जाएगा तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2, मतलब 10x प्लस 24x प्लस 26x डिवाइडेड बाय 2। फिर आप हीरोन्स फॉर्मूला में इसको पुट करोगे, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मतलब एरिया निकालोगे ना इसका। क्यों, क्योंकि आपको एरिया ऑलरेडी दिया है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इक्वेट करोगे, यहाँ से आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू को इन तीनों इक्वेशंस में पुट करोगे तो तीन आपकी साइड्स आ जाएंगी, उन तीनों साइड्स को ऐड करोगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करना है। बट हम इतना मुश्किल इसको क्यों करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला में, इतना मुश्किल नहीं करना, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमने जो अभी कंसेप्ट सीखा हम उसको यूज करेंगे। इसकी रेशियो दी है ना 10:24:26, ऐड करके देखो, 10 का स्क्वायर करो प्लस 24 का स्क्वायर करो, देखो कि क्या ये 26 के स्क्वायर के बराबर आता है। अगर आता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल तो एरिया निकालने का सिंपल मेथड है, 1/2 बेस इंटू हाइट, उसको यूज करेंगे। 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 24 का स्क्वायर हो गया 576। अगर आपको नहीं भी आता तो बहुत टाइम होता है, आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये कितना आ गया 676, और अगर आप 26 का स्क्वायर करो ना वो भी 676 ही होता है। तो देखो इक्वल आ रहा है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सिंपली हम राइट एंगल ट्राइंगल का यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया दिया कितना गया हुआ है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर बेस और हाइट कौन सा है, तो आपको पता है सबसे बड़ी तो हाइपोटेन्यूज होती है, मतलब 26x तो हमारी हाइपोटेन्यूज है। इसका मतलब इनमें से कोई एक बेस होगा, एक हाइट होगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 10x इंटू 24x। ठीक है, सिंपली इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपली इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू 480।
ये 0 और ये 0 कैंसिल, 2 12 जा 24 और 12 4 जा 48 होता है। इसका मतलब आपका एक्स स्क्वायर आ गया 4 के बराबर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई √4, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 2। मैंने आपको बोला था पहले आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकल गई तो एक साइड आपकी 10x है, दूसरी साइड 24x है, तीसरी साइड 26x है, तो बस मल्टीप्लाई करो, एक्स की जगह 2 डालो, 10 2 जा 20, तो एक साइड आपकी 20 आ गई, दूसरी साइड आपकी आ गई 48, ठीक है 24 × 2, और तीसरी साइड आपकी आ गई 52। इन तीनों को ऐड कर लो, 8 और 2 कितना हो गया 10, 5 4 9, 9 2 11, और ये कितना हो गया टोटल 120। तो ये आपका आंसर आ गया 120 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा ट्राइंगल का 120 सेंटीमीटर। इसी को आप हीरोन्स फार्मूला से निकालते तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस था, तो सिंपली हमने निकाल दिया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ठीक है, अगर आपको ये सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं तो अगले लेक्चर में ट्राइंगल के टफ क्वेश्चन भी लाऊंगा। पहले मुझे आपको थोड़ा बेस बनाना था, डायरेक्ट ही मैं आपको कॉन्ग्रेंसी में ले जाता तो वो मुश्किल हो जाता ना, तो इसलिए मैं पहले सिंपल टू कम्प्लेक्स चलेंगे। इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड अगर हमें 24 सेंटीमीटर दी हुई है तो वो पूछा है व्हाट इज इट्स एरिया, तो उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, साइड कितनी दी हुई है 24 सेंटीमीटर, एरिया पूछा हुआ है। सिंपल एक फॉर्मूला यहां पर लगना है, एरिया एक दो फॉर्मूले याद कर लो। इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद ही करना है। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर, ये होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 है, √3/2 इंटू साइड, ए मतलब साइड को कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब एरिया निकालने का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और हाइट निकालने का फॉर्मूला √3/2 इंटू साइड। तो सिंपल है, अब हमें साइड दी हुई है, हमें एरिया निकालना है, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब साइड कितनी है 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24। ठीक है, क्या हो जाएगा 24 इंटू 24, 4 6 होता है ना 24, और 6 को हमें 24 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 6 4 जा 24, 2 कैरी आया, 6 2 जा 12 और 2 14, तो 144√3 इसका आंसर आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो आप सिंपली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। और हाइट का भी याद रखना, हाइट का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइट रिलेटेड है। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 7√3 सेंटीमीटर। तो हाइट आपको दी हुई है कितनी 7√3 सेंटीमीटर। आपने एरिया निकालना है, आपने क्या निकालना है एरिया निकालना है। आपको हाइट कितनी दी हुई है 7√3 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला यूज करो, हाइट आपको दी 7√3 सेंटीमीटर दी हुई है, बट हाइट का फॉर्मूला आपको पता है वो कितना होता है √3/2a, ये फॉर्मूला होता है ना। और हाइट आपको दी कितनी हुई है 7√3 सेंटीमीटर। यहां से आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, √3 और √3 कैंसिल, और a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 7 2 जा 14, a की वैल्यू आ गई 14। अब आपको निकालना है क्या, आपको एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला तो आपको मैंने अभी बताया, वो क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर मतलब √3/4 इंटू साइड कितनी है आपकी 14, 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 7 7 जा कितना हो जाएगा 49। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 49√3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन है 49√3। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन करनी आती है। सिंपल क्वेश्चन था, देखो दी हुई है हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 7√3 सेंटीमीटर, हाइट आपको दी हुई है, आपको एरिया निकालना था। हाइट आपको दी हुई थी, हाइट का आपको फॉर्मूला पता है। यहाँ एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सिंपली देखो आपको निकाला क्या, निकालने के लिए बोला क्या, जो निकालने के लिए बोला गया उसके फॉर्मूले की सारी चीजें आपको पता होंगी तो आप वो चीज निकाल पाओगे। एरिया निकालने का फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब आपको साइड चाहिए। तो साइड निकालने के लिए हमें हाइट दी हुई है, तो हाइट का हम फॉर्मूला इक्वेट करेंगे हाइट की वैल्यू के साथ, यहाँ से हमारी साइड निकल जाएगी और फॉर्मूला में पुट करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आएंगे जो डायरेक्टली फॉर्मूला पुटिंग होंगे, तो आपको ये भी आना चाहिए। कई बार हम बड़े के चक्कर में छोटा छोड़ देते हैं और कई बार वही मिस्टेक हमसे हो जाती है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन थे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ट्राइंगल का ही आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद जो है बाकी फैक्टर के क्वेश्चन हम देखेंगे। इन द फिगर में पहले फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर आपका E है, यहाँ पर आपका D है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो और खुद ट्राई करो पहले। इन द फिगर में
ए बी जो है आपका, ए बी ये है ना, वो किसके बराबर दिया हुआ है, ए डी के बराबर। चलो ए बी और ए डी इक्वल दिए हुए हैं 7 सेंटीमीटर। ए सी जो है वो दिया हुआ है ए ई के बराबर, ठीक है, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। एंड बी सी जो है, बी सी आपका दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है, आपको ई डी निकालना है। अगर आपने सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंसी के रूल्स अच्छे से पढ़े हुए हैं ना, तो इस क्वेश्चन को निकालने में 2 सेकंड लगते हैं। क्या आपने कॉन्ग्रेंसी रूल पढ़ा होगा, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं, उसमें कॉन्ग्रेंसी को चेक करने के लिए एक रूल होता है एस रूल। क्या रूल होता है, एस रूल। मतलब अगर दो साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है तो हम बोल देते हैं वो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट। और जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं आपस में, जो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होती हैं, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो सिंपली इसका आंसर 11 था। बट मैं आपको बताता हूं कि एस कॉन्ग्रेंसी रूल यहां पर लगा कैसे। देखो एस में मतलब दो साइड्स और एक एंगल इक्वल चाहिए ना। तो देखो इसकी हम ट्राइंगल लेते हैं, एक ट्राइंगल हम ले रहे हैं ये वाली ABC, एक ट्राइंगल हम ABC ले रहे हैं और एक ट्राइंगल ये जो ऊपर वाली है ये ले रहे हैं। इसमें AB आपको दिया था AD के बराबर, एक तो हो गया, एक S से S में एक S तो पूरा हो गया। फिर आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दी हुई है तो एक और S पूरा हो गया, ठीक है। अब देखो ये एंगल और ये एंगल, मतलब इसको एंगल 1 मान लेते हैं, एंगल 2, ये दोनों तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब एंगल भी इक्वल हो गया। तो जब तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई होगी तो SAS कॉन्ग्रेंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग पेयर इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। आई होप आपको कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी आती है। तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड आपको ईडी पूछी थी, ये कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर नहीं आती है तो मैं 5 मिनट लेके आपको बता देता हूँ कॉन्ग्रेंसी का, ठीक है। देखो कॉन्ग्रेंसी के कॉन्ग्रेंसी चेक करने के 4 तरीके होते हैं। एक होता है साइड साइड साइड, ठीक है। अगर साइड 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 तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं करस्पॉन्ड, तो हम बोल सकते हैं वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं तो क्या होता है, ध्यान से सुनो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC और एक ये ट्राइंगल है मेरे पास PQR, ये ट्राइंगल है PQR। अगर मैं बोल देता हूँ ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो सुनना क्या होगा, इसकी ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड, ये और ये साइड इक्वल होंगी, ये और ये साइड इक्वल होंगी, ठीक है, ये और ये साइड इक्वल होंगी, और ये साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो कॉन्ग्रेंसी चेक करने के लिए 3-4 रूल्स होते हैं SAS, ठीक है। एक होता है SAS जो हमने देखा, एक होता है एंगल साइड एंगल भी हो सकता है, दो एंगल होंगे और उनके बीच वाली साइड अगर दो ट्राइंगल की अगर वो इक्वल है तो भी हम, और एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल वाला RHS रूल, तो एक राइट एंगल होगा। तो अगर ये चारों रूल सेटिस्फाई होते हैं दो ट्राइंगल के बीच में, वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, उनमें हम डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल ले लेते हैं। एक होता है सिमिलरिटी का कंसेप्ट। सिमिलर होने का मतलब पता क्या होता है, सिमिलरिटी में क्या होता है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यही ट्राइंगल ले लेते हैं ABC और PQR, और मैं बोल देता हूँ ये ABC और PQR आपस में क्या है, ये आपस में सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इनके करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होंगे, AP के बराबर होगा, BQ के बराबर होगा और ये CR के बराबर होगा। बट साइड्स इक्वल नहीं होती करस्पॉन्डिंग, वो सेम रेशो में होती है। फॉर एग्जाम्पल जितना AB/PQ होगा ना, जो इसकी रेशो होगी वही BC/QR की रेशो होगी, वही AC/PR की रेशो होगी। ये होता है कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी में फर्क। इनकी रेशोज इक्वल हैं, मतलब AB/PC इज इक्वल्स टू BC/QR इज इक्वल्स टू AC/PR। इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होती, उनकी रेशोज इक्वल होती हैं। ये फर्क आपको पता होना चाहिए। और इनका अगर इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया को अगर हम डिवाइड करें ना, ये भी याद रखना, सिमिलरिटी में ये रूल भी होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये किसके बराबर होता है पता है, इनकी कोई भी जो करस्पॉन्डिंग साइड है ना, उनकी रेशो का स्केयर कर दो, मतलब AB बाय फॉर एग्जांपल PQ का स्केयर कर दो, तो ये इसके बराबर होता है। इसको भी यूज करके मैं कल आपको क्वेश्चन कुछ करवा दूंगा ताकि आपको सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंसी क्लियर हो जाए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब हम ट्राइंगल्स को छोड़ के देखो, इसी तरह मैं आपको ट्राइंगल और सर्कल ज्योमेट्री वाला पोर्शन करवाता जाऊंगा। मुझे पता है आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी पोर्शन में आ रही होगी। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो और भी पोर्शन हमें एग्जाम में सिलेबस में मेंशन है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, हमें सम ऑफ नंबर्स निकालना है बिटवीन 550 एंड 700। नंबर्स किस किस के बीच होने चाहिए, 550 और 700 के बीच होने चाहिए, सच दैट व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 12, 16 और 24 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस।
पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। कहता है कि हमें उन नंबर्स का सम निकालना है, पहले तो नंबर्स निकालेंगे फिर उनका सम करेंगे, पहले तो कोशिश हमारी नंबर निकालने की, लेकिन वो नंबर 550 और 700 के बीच वाले होने चाहिए, सिर्फ 550 और 700 के बीच वाले नंबर। वो ऐसे नंबर होंगे जब हम उनको डिवाइड करेंगे 12, 16 और 24 के साथ, तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर आपको डिवाइड करने के लिए बोल रहा है और बोल रहा है कि ये रिमाइंडर बचे, आपको सबसे पहले वो जो 3 डिवाइजर आपको दिए हुए ना, डिवाइड किससे करना है, 12, 16 और 24, इन तीनों का आपने एलसीएम लेना है। क्या लेना है आपने, इन तीनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, क्यों, आपको पता है ना सिंपली फॉर्मूला, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बट आपको इसका सबसे पहले आपको डिवाइजर फाइंड करना है, तो 3 जब आपको नंबर दिए उसका एलसीएम ही इसका डिवाइजर होगा, तो पहले हम क्या निकालेंगे, डिवाइजर निकालेंगे यहाँ पर। तो डिवाइजर निकालने के लिए हमें 12, 16 और 24 का एलसीएम लेना है। अब एक तो तरीका, आप ऐसे एलसीएम लो, ये 12 लो जो आप बचपन से लेते आए, 16 और 24। एक मैंने आपको सिंपल टाइम एंड वर्क पढ़ाते वक्त मैंने आपको सिंपली फॉर्मूला बताया था एलसीएम कैसे लेना है। इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 24। ठीक है, इस क्या देखो 24 को ये दोनों डिवाइड करें, 12 और 16 नहीं करें, तो 24 एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है, अब 24 का आप स्क्वायर करो, मतलब 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ गया, 48 आ गया। क्या 48 को ये तीनों नंबर डिवाइड करें, हाँ 24 तो डिवाइड कर रहा है, 16 भी डिवाइड कर रहा है, 16 3 48 होता है और 12 4 48 होता है। ये तीनों 48 को डिवाइड करें, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 48, मतलब आपका डिवाइजर आ गया 48। ठीक है, ये क्लियर है। तो हमें पता है कि जो डिविडेंड होता है, ध्यान से सुनो, जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है, डिवाइजर आ गया 48 इंटू क्वोशिएंट को मान लेते हैं k, और रिमाइंडर हमारा कितना बचना चाहिए, 5। मतलब आपने अब सिंपली इस फॉर्मूले में क्या करना है, इस k की वैल्यूज डालती जानी है और आपका डिविडेंड आना चाहिए, मतलब आपके ये नंबर आने चाहिए। बट आप नंबर वही लोगे जो 550 और 700 के बीच में आएंगे, आपने वही नंबर लेने। तो अगर हम k की वैल्यू देखो, k की वैल्यू 1 2 लेने का तो फायदा नहीं है, सामने आपको दिख रहा है। अगर हम k की वैल्यू लेते हैं 10, तो ये कितना हो जाएगा, 480 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, 485। 485 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट 485 इन दोनों के बीच आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका आंसर 485 तो नहीं हो सकता, मतलब एक नंबर 485 नहीं हो सकता। k की वैल्यू 11 लेंगे तो भी नहीं आएगा, k की वैल्यू 12 लेके देखते हैं, ये कितना आ जाएगा, 48 इंटू 12 प्लस 5। ठीक है, 48 इंटू 12 प्लस 5, आप इसको सॉल्व करना, 48 को 12 से मल्टीप्लाई करना और प्लस 5 करना, देखना कितना आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 48 इंटू 12 होता है 576, तो प्लस 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 581। तो क्या 581 इनके बीच आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, तो एक नंबर आपका आ गया 581। ठीक है, सिंपल वे है, इसी तरह से करना है आपको। एक आ गया नंबर आपका 581। दूसरा नंबर देखते हैं, k की वैल्यू डालो 13, k की वैल्यू हम यहाँ पर 13 डालेंगे तो 48 इंटू 13 प्लस 5 हो जाएगा, 48 इंटू 13 प्लस 5। मतलब यार आपने हर नंबर में 48 ऐड करता जाना, तो 581 पहले आया, इसमें 48 ऐड कर लो, तो 581 में 48 ऐड करोगे जब आप, तो कितना बन जाएगा आपका, 629। हाँ 629 बन जाएगा ना, तो 629 इन दोनों के बीच में आ रहा है, हाँ दूसरा नंबर हो जाएगा 629। इसी तरह इसमें 48 ऐड कर दो, मतलब 48 ऐड करने का मतलब k की जगह आप कितना डाल रहे हो, 14 डाल रहे हो, तो इसमें 48 अगर आप ऐड कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 677। तो तीसरा नंबर आपका क्या आ गया, 677। अब इससे ज़्यादा, अब 677 में अगर आप 48 डालते हो तो ये 700 को क्रॉस कर जाएगा, वो नंबर हम नहीं ले सकते। तो हमारे 3 नंबर कौन से आगे, 581, 629 और 677। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 550 एंड 700 सच दैट व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय दिस लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब हमें इन तीनों नंबर का क्या लेना है, हमें इन तीनों नंबर का सम लेना है। तो तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 7 प्लस 9 प्लस 1, तो 9 1 10 और 10 7 क्या हो गया, 17। तो इसको आप ऐड करोगे, 17 कैरी 1 आएगा, 7 to 9, 9 और 8 कितना हो गया, 17, 17 प्लस 18। तो देखो किसी का आंसर 87 लास्ट में है, सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, 87 लास्ट किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1887। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अगर नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके एक बार देख लेना। सिंपली क्या होता है, जब भी कभी हमें ऐसा क्वेश्चन है तो हमें एलसीएम लेना है, वही हमारा डिवाइजर होता है। जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग लेना। अगर ये नहीं बोला होता इन दोनों के बीच में तो हम सीधा k की वैल्यू 1 2 3 डालते, बट उन्होंने बोला हुआ कि 550 से 700 के बीच वाले ही नंबर लेने हैं, तो k की वैल्यू करस्पॉन्डिंग आप डालोगे, वो नंबर निकालोगे, उनका सम करना पूछा, तो इजिली आप इसको
सम कर सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शन का, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, ठीक है, होमवर्क है आपके लिए। आपने मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दोगे। अगर आपसे नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो एक बार इसका ध्यान से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और आप आराम से इसको सॉल्व करके इसका आंसर विद क्वेश्चन नंबर 8 करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अब एक और क्वेश्चन कर देते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर, ठीक है, पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो करवा देता हूं मैं, आप खुद पहले ट्राई करो फिर इस एक्सप्लेनेशन को देखो। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, सिंपली बोल रहा है एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल है। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है। अगर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दी हो तो पेरीमीटर आप आराम से निकाल सकते हो। क्या होता है पेरीमीटर निकालने का रेक्टेंगुलर फॉर्मूला, 2 × L+B, ठीक है। लेंथ कितनी दी हुई है आपको 10, ब्रेथ कितनी दी हुई है 8, 18, 18 2 से कितना हो गया 36। ये 36 क्या आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और यही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है। इसका मतलब स्क्वायर का भी पेरीमीटर कितना है 36। अगर स्क्वायर का पेरीमीटर 36 है तो स्क्वायर की साइड कैसे निकालोगे आप, हमें बेसिकली ना एरिया निकालना है स्क्वायर का, उसके लिए साइड चाहिए। आपको पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है 4 × साइड। इसका मतलब आपका 4 × साइड किसके बराबर हो जाएगा 36 के बराबर। यहाँ से आप साइड निकालोगे तो साइड किसके बराबर आ जाएगी 36/4, तो 4 कितने से 36 होता है 4 9 से 36, आपकी साइड आ गई 9। आपको एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर कर दो, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 जा 81, तो इसका आंसर आ जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को तो निकालने में टाइम लगना ही नहीं चाहिए, ये तो आपने 9 10 में पढ़ा हुआ है मैथ्स में। तो क्या था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर दिया था। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 × L+B, ठीक है। इसको हमने किसके बराबर करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, तो इसको पहले निकालो, पेरीमीटर निकल गया 36, तो यही है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। बट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड, यहाँ से साइड निकाल लो, साइड निकल गई तो एरिया निकल जाएगा। आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना निकालने के लिए, आपने देखना है कि उसको निकालने के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स क्या, आप रिक्वायरमेंट पूरी कर दो तो आंसर आपका अपने आप निकल जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हाँ ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन एवरेज का है, ठीक है, एवरेज के रिलेटेड क्वेश्चन है। देयर आर 6 बास्केट्स, हमारे पास 6 बास्केट हैं। ये क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करना, सिंपल सा क्वेश्चन है एवरेज का। रेड ग्रीन ब्लू येलो ब्लैक एंड व्हाइट, ये 6 हमारे पास बास्केट्स हैं। ईच बास्केट हैज सम रिंग्स इन इट, हर बास्केट में रिंग्स पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। द एवरेज नंबर ऑफ रिंग्स इन ऑल द 6 बास्केट इज 38। देखो 6 बास्केट है हमारे पास और 6 बास्केट में जो रिंग्स पड़ी हुई हैं उनकी एवरेज दी हुई है। एवरेज कितनी दी हुई है, एवरेज दी हुई है हमें 38, ठीक है। 6 बास्केट हैं, उनमें जो रिंग्स पड़ी हैं उनकी एवरेज कितनी दी हुई है 38 दी हुई है। इफ ब्लू बास्केट इज रिमूव्ड द एवरेज नंबर ऑफ रिंग्स इन द रिमेनिंग बास्केट इज 34, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन द ब्लू बास्केट। जब भी कभी एवरेज का क्वेश्चन आए, जब भी कभी एवरेज का क्वेश्चन आए, सबसे पहले एक ही फॉर्मूला है एवरेज के क्वेश्चन को करने के लिए। एक तो आपको पता है ना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो तो आपको पता ही है। एक और एवरेज का आपने ये निकालना है कि जब भी आपको एवरेज दिए हुए और नंबर दिए हो, देखो ना टोटल आपको निकाल लेना है। टोटल कैसे निकलेगा, टोटल निकलेगा एवरेज को जितने नंबर दिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एवरेज में एक ही फॉर्मूला, आपने पता है ना एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। कितने जो टोटल है आपका, जो सम सबको सम करके आएगा उसको नंबर से डिवाइड कर दो, वही आपने वही फॉर्मूला मैंने उल्टा कर दिया। टोटल क्या हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ मैथ्स VLW के मैथ्स के लेक्चर देख लेना, टाइम एंड वर्क, ये एवरेज वगैरह ये कुछ चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी वहाँ पर। तो टोटल निकालना है आपने, सबसे पहले एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर एवरेज कितनी है 36 और बास्केट कितनी है 6 बास्केट का एवरेज 38 दिया हुआ हमें, तो हम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल रिंग्स कितनी होगी, तो 6 को 38 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 38 6 कितना हो जाएगा 8 5 48 6 48, कैरी 4 6 3 18 और 4 कितना हो गया 22, तो टोटल आ गया 228, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ ब्लू बास्केट इज रिमूव, पहले 6 बास्केट थी, ब्लू बास्केट रिमूव कर दी, कितनी बास्केट बची, अब 5 बास्केट बची। एवरेज नंबर ऑफ रिंग्स इन द रिमेनिंग बास्केट इज 34, अब जो रिमेनिंग बास्केट बच गई उसकी एवरेज कितनी है 34। इसका मतलब आप 5 का टोटल निकाल दो, मतलब 34 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 5 का टोटल निकल जाएगा। 5 का टोटल कितना निकल गया 34 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 4 20 और 5 3 15 और 2 17, तो ये कितना आ गया 170। ये है 5 बास्केट का टोटल, टोटल नंबर ऑफ रिंग्स इन 5 बास्केट। ये था 6 बास्केट में टोटल नंबर ऑफ रिंग्स, वो कितनी थी 228। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है,
हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन द ब्लू बास्केट, वो जो एक ब्लू बास्केट जो हमने निकाल दी उसमें कितनी रिंग्स बची, उस ब्लू बास्केट में जो हमने निकाल दी उसमें कितनी रिंग्स बची, कितनी रिंग बची होगी, इसमें से इसको माइनस कर दो। देखो ना, जो टोटल थी 228 6 बास्केट में, 5 बास्केट में कितनी आई 170, तो एक बास्केट जो हमने निकाल दी उसमें कितनी है 228 में से 170 को माइनस कर देना, तो सिंपली आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 228 और 17 22 में से माइनस करें तो कितना बचेगा 5, तो 58 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। एवरेज का कोई भी क्वेश्चन आए तो टोटल निकाल लो, फिर देखो पूछ क्या रहा है, जो पूछा है वही निकालना है, रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और आंसर निकालना है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, बट सिंपल क्वेश्चन ये सिंपल है, बट इसके साथ में आपको एक तरीका बताऊंगा जो आपने यूज करना है एग्जाम में। अगर तो 2 का आया तो फिर तो इजी है, बट अगर 3-4 आया तो डिफिकल्ट हो जाता है। क्वेश्चन ये कहता है अ मैन गोज फ्रॉम प्लेस ए टू बी एट अ स्पीड, एक मैन है वो ए से बी जाता है, ये ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और बी तक इसने जाना है, और जाता है किस स्पीड से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितनी स्पीड से जाता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस आता है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, अब देखो ये ए से बी जा रहा है, बी से ए जा रहा है, मतलब इसका डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अगर आपको 2 स्पीड्स दी हुई हैं तो इसका एवरेज निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है 2 इंटू स्पीड ऑफ 1, ठीक है, इंटू स्पीड ऑफ 2 डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड का सम कर देंगे। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, आपको एवरेज निकालनी हो तो सिंपली इस फॉर्मूले का यूज करो। तो क्या करोगे, 2 इंटू स्पीड पहली कितनी दी हुई है 12, दूसरी कितनी दी हुई है 18, डिवाइडेड बाय 12 प्लस 18। तो इसको सॉल्व करोगे तो सिंपली आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा ये। तो 2 इंटू 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 30, तो काट लो इसको, सिंपल है ये। 2 15 जा, 2 कैंसिल, ये काटो 3 से 3 5 जा, 3 4 जा 12, ठीक है, और ये आ जाएगा 72/5। 72/5 मतलब कितना होता है 14/2/5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बट अगर ये 2 के केस है, अगर 2 का केस है तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर सपोज करो 3 का केस आ जाए, 4 का केस आ जाए, मतलब आपको बोला जाए 4 पर्सन है वो ए से बी जाते हैं इन स्पीड से और आते हैं इन स्पीड से, आप इनका निकालो एवरेज, तो 4 का 5 का फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। और एग्जामिनर आप पूछेगा नहीं 2 का, वो 3 का भी पूछ सकता है, 4 का भी। उस केस में क्या करोगे, तो सिंपल, मैंने आपको जब मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ाया था, देखो प्लेलिस्ट में जाके टाइम एंड वर्क का लेक्चर जरूर देख लें। टाइम एंड वर्क में जो आपको मैंने तरीका बताया हो ना, वो आपके मैथ्स के हर एक कंसेप्ट में लगता है। वो रेशियो प्रोपोर्शन में भी लगेगा, प्रॉफिट लॉस में भी लगेगा, परसेंटेज में भी लगेगा, यहाँ स्पीड डिस्टेंस टाइम में भी लगेगा और टाइम एंड वर्क में भी लगेगा। तो वो कंसेप्ट जो है जरूर समझ लेना। देखो आपने सिंपली क्या करना है, एक आपको स्पीड दी हुई है, एफिशिएंसी वाला कंसेप्ट था, एक स्पीड दी हुई है 12, एक स्पीड दी हुई है 18। आप सबसे पहले क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले, एक तो एलसीएम में, एलसीएम लेने का भी तरीका मैंने आपको बताया। 18 तो नहीं हो सकता, 18 को 18 डिवाइड कर रहा है बट 12 डिवाइड नहीं कर रहा, बड़ा नंबर देखते हैं। फिर 18 का 2 कर, 18 को 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 36। 36 को 12 भी डिवाइड कर रहा है और 18 भी डिवाइड कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, इसका एलसीएम आ गया 36। अब देखो इन दोनों का यहां से ए से बी जाते हुए एक तरफ से हम मान लेते हैं ये कितना, ये बेसिकली 36 हमने जो एज्यूम करा है ना, ये 36 हमने क्या एज्यूम करा है, ये हमने डिस्टेंस एज्यूम करा है। क्या किया है, एज्यूम करा है, डिस्टेंस एज्यूम करा है। जब भी हमें स्पीड दी हुई है ना, हम उसकी हेल्प से एज्यूम कर सकते हैं डिस्टेंस 36। तो इसका डिस्टेंस मान लेते हैं ए और बी से, कितना डिस्टेंस है 36 डिस्टेंस है। ध्यान से सुनो, अगर हम 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं बेसिकली। अगर आपने टाइम एंड वर्क की वीडियो देखी हुई है मेरी, तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे हम टोटल वर्क को एज्यूम कर लेते थे, टोटल वर्क को एज्यूम कर लेते, कैसे एज्यूम कर लेते, जो हमें दिया होता था हम उसका क्या ले लेते, एलसीएम ले लेते थे, वहां से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एफिशिएंसी। इसी तरह हम यहाँ पर स्पीड को यूज करके टोटल डिस्टेंस को एज्यूम कर लेते हैं 36, और हम टाइम को क्या करेंगे, टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 36 को 12 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 3, मतलब इसको टाइम लग रहा है 3, इसको टाइम कितना लग रहा है 18 2 जा 36, इसको टाइम लग रहा है 2, ठीक है, इसको टाइम कितना लग रहा है 2। टोटल हमारा कितना है डिस्टेंस 36, इसको जाने में 3 टाइम लग रहा है, इसको जाने में 2 टाइम लग रहा है, हमने एज्यूम कर लिया ये। अब ये तो 36 जाने में और 36 आने में, 36 जाने में 36 आने में, तो टोटल हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 72।
36 जाने में 36 आने में। इसकी एफिशिएंसी, इसका टाइम कितना लग रहा है 3 और इसका टाइम कितना लग रहा है 2, 3 + 2 5, मतलब आपका आंसर क्या आ गया 72/5। तो वो कितना हो जाएगा 14/2 किलोमीटर पर आवर। देखो अगर आपको ये समझ नहीं आया ना, आप एक बार जरूर टाइम एंड वर्क की वीडियो देख लेना, फिर आपको समझ आ जाएगा। वहां पे मैंने आपको एफिशिएंसी से बताया था। ये एक मैराथन सेशन है तो मैं उतना वापस रिपीट नहीं कर सकता, मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए थे, वो कंसेप्ट देख लो और ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। और फिर आपको 3% दिए हैं, 4, 5, 10 जितने मर्जी परसेंट लिए, अगर आपको एवरेज निकालनी हो तो सिंपली आप इसी मेथड का यूज करोगे, आपकी एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब देखो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि सभी बच्चे करेंगे, क्योंकि मैंने टाइम एंड वर्क पे बहुत मेहनत करी है। आपको हर तरह का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का पढ़ाया हुआ है। ए और बी कंप्लीट करते हैं एक वर्क को 10 दिन और 15 दिन में रिस्पेक्टिवली, और टोटल वर्क इतना है, बी का शेयर कितना होगा। देखो बी का शेयर का मैंने आपको ए बी का कंबाइन शेयर और सारी तरह से जितना जितना हो सकता था, अगर बीच में आधे लोग काम छोड़ जाएं, आधे लोग, सारे जितने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, इवन पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाए हुए। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए होम असाइनमेंट है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:3:4। ए बी और सी की सैलरीज की रेशियो दी हुई है 2:3:4। इंक्रीमेंट लगता है 30%, 20% एंड 10% लोड, मतलब इस पे इंक्रीमेंट लग रहा है 30%, दूसरे पे इंक्रीमेंट लग रहा है 20% और तीसरे में इंक्रीमेंट लग रहा है 10%। ए की सैलरी में 30% इंक्रीमेंट लग रहा है, दूसरे की 20% और तीसरे की 10%। और हमें बताना है कि आप अब इनकी सैलरी की न्यू रेशियो क्या होगी। ठीक है, हमें न्यू रेशियो बतानी है। देखो एक तो तरीका, आप एक्स लेके चलो, 2x, 3x, 4x, फिर आप क्या करो 2x का, देखो ना इनकी दी हुई है ना रिस्पेक्टिवली कितना इंक्रीमेंट लग रहा है। 2x का 30% इंक्रीमेंट लग रहा है तो 2x का 30% निकालो, फिर 2x में ऐड करो, वो इसका न्यू शेयर आ जाएगा। बट ऐसा नहीं करना है, सिंपली x लेके करोगे तो उसका 30, 40, 50% निकालना मुश्किल हो जाएगा। आप क्या करो, इसको ना 200 मान लो, क्योंकि आप मान सकते हो ना, आप मान सकते, इसको 200 मान लो, इसको 300 मान लो, इसको 400 मान लो। कैसे मान सकते हो, देखो यहां पर भी हम 2x लेते, 3x लेते, 4x लेते। ठीक है, x तो एक सेम नंबर है ना, तो तीनों से मल्टीप्लाई, मैंने x को ही 100 ले लिया तो ये 200 आ गया, 300 आ गया, 400 आ गया। क्यों किया, क्योंकि 100 के जब भी कभी परसेंटेज का क्वेश्चन होता है ना, जब परसेंटेज में दियो तो 100 की टर्म में परसेंटेज निकालना इजी होता है। देखो अब 200 का अगर आपको 30% निकालना है तो आपको 2 सेकंड में पता चल गया ये कितना होगा 60। 300 का 20% निकालना क्या होता है 20%, मतलब 20/100 इंटू 300 ऐसे होता है ना, तो ये भी 60 आ गया। 400 का 10% निकालना तो 40। देखो कितने जल्दी इनका इंक्रीमेंट निकल गया। अब इनके इंक्रीमेंट को इनमें ऐड कर लो तो पहला कितना आ जाएगा 260। अब इनका न्यू शेयर कितना आ गया, इसका आ गया 260, दूसरे का क्या आ गया 360 और तीसरे का क्या आ गया, पहले 400 था अब कितना हो जाएगा इसका 440। 440 हो जाएगा ना, 0 0 0 कैंसिल, इनको काटो, इनको काट के आंसर निकालो, 2 13 जा 26, बाकी तो देखना ही नहीं है, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका पहला 13 है ना, तो और किसी में पहले में 13 है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। पूरा आंसर निकालना जरूरी नहीं होता है, सिर्फ दे के एक आधी वैल्यू अगर मैच हो रही है तो वहां से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। देखो अभी तो आपको मैं ना फॉर्मूला और इस बेसिस में क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो आप सिर्फ ऑप्शन को यूज करके भी निकाल सकते हो। मैथ का क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना बेवकूफ़ी होती है। आपको मैथ्स का क्वेश्चन तभी छोड़ना है जब आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। आप कई बार ऑप्शन, आपको नहीं क्वेश्चन का फॉर्मूला आता, कुछ भी नहीं आता, आप ऑप्शन डाल के देख लो, ऑप्शन डाल के भी आंसर निकल जाते हैं। ठीक है, देखो वैसे तो मैंने सोचा था आज मैं आपको नियर अबाउट 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी हो गया, नियर अबाउट 38 मिनट का। तो लास्ट क्वेश्चन आज 14 क्वेश्चन तक आज कवर करेंगे, बाकी इसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में लाता रहूंगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड पे, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स एंड कमेंट बॉक्स। तो आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे ही लाऊंगा, क्योंकि मैथ्स का कंटेंट बनाना और डालना मतलब ये बहुत हार्ड वर्किंग जॉब है, तो इसीलिए आप मुझे रिप्लाई ज़रूर करना और फिर उसके बेसिस पे हम लेक्चर आपके लिए लाते रहेंगे। इफ़ अ 4 डिजिट नंबर, एक 4 डिजिट नंबर है x58y, ये एक 4 डिजिट नंबर है, वो 9 से डिविजिबल हो रहा है, 9 से डिविजिबल हो रहा है, देन द लीस्ट वैल्यू x + y, हमें ये x + y की वैल्यू बतानी है। अगर आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल आता है तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड का आपके लिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 9 किन नंबर्स को डिवाइड करता है, 9 उन नंबर्स को डिवाइड करेगा, आप इन सब का सम करोगे, इन सब का सम करोगे और वो सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखो अगर हम इनका सम करें तो ये कितना आ जाएगा, 8 + 5 कितना आ गया 13 आ गया ना। अगर ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब x + y की वैल्यू कितनी होगी, देखो ना 13 के बाद कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड होता है,
एक तो 9 9 से डिवाइड होता है, 9 तो पीछे चला गया, उसके बाद आप 9 से डिवाइड कौन सा होगा 18, इसका मतलब 13 प्लस क्या होगा 5 18, इसका मतलब हमारे x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। तो यही पूछा था लीस्ट वैल्यू क्या होगी x प्लस वाई की, लीस्ट वैल्यू क्या होगी x प्लस वाई की 5 होगी। क्योंकि देखो ना यहाँ पर अगर x या y में मतलब मान लेते हैं यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, तो अब इनको ऐड करके देखो 8 और 2 कितना हो गया 10 प्लस 5 15 और 3 कितना हो गया 18, ऐसे ही आएगा ना। मतलब आपका 18 ही 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 तो ऑलरेडी डिवाइड हो गया, उसके बाद 18 ही डिवाइड हो रहा है, तो ये लीस्ट वैल्यू थी x और y की, वो कितनी होगी x प्लस वाई की 5 होगी जो 18 से डिवाइड हो जाएगी। ये तो लीस्ट वैल्यू। अगर आपको पूछ ले हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी x प्लस वाई की, अगर आपको क्वेश्चन में उल्टा कर लेता, मुश्किल बनाने के लिए पूछ लेता x प्लस वाई की हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, ताकि वो एग्जैक्टली डिविजिबल रहे 9 से। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है x 58y, देखो ये ऑलरेडी 13 है, x प्लस वाई की क्या वैल्यू होगी ताकि ये हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए, x प्लस वाई की हाईएस्ट वैल्यू। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर दो नंबर x प्लस वाई को अगर हम ऐड करें, दो डिजिट को अगर हम ऐड करें, दो डिजिट को ऐड करके मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ सकती है, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होता है 9, अगर मैं दोनों ही 9 ले लूँ 9 प्लस 9 मतलब 18, मैक्सिमम वैल्यू आप इन x प्लस वाई की 18 ही ले सकते हो, 18 से ऊपर आप इसकी वैल्यू नहीं ले सकते। आप मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हो 18 ही ले सकते हो, 18 से ऊपर आप इसकी वैल्यू नहीं ले सकते। अब मैं इसकी कितनी वैल्यू ले लूंगा, 18 से ऊपर आप इसकी वैल्यू नहीं ले सकते, आप इसकी वैल्यू क्या ले सकते हो फिर, देखो 13 तो आ गया, ये 13 के बाद 13 तो ऑलरेडी इनकी वैल्यू है, प्लस इसकी वैल्यू में ले, अगर मैंने इनकी वैल्यू ले ली 5 तो 18 आ जाएगा। उसके बाद 18 के बाद दूसरा नंबर कौन सा है 27 जो 9 डिवाइड करेगा, इसका मतलब उस केस में x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, तो 14 18 से कम है ले सकते हैं। अगर सपोज करो 14 से ऊपर वाला मतलब मैं 36 ले रहा हूं, अगर मैं 36 ले रहा हूं तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 23, तो 23 मतलब x प्लस वाई की वैल्यू उस केस में कितनी हो जाएगी 23, 23 18 से बड़ा है, 18 से बड़ी वैल्यू हम नहीं ले सकते, इसका मतलब है हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी x प्लस वाई की वो 14 ही होगी, और लीस्ट वैल्यू x प्लस वाई की क्या होगी 5 ही होगी। अगर नहीं समझ आया तो वापस ध्यान से सुन लो। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि सम, सबका सम जो है वो डिवाइड होना चाहिए 9 से। अगर मैं इनका सम करूं ना 8 और 5 का है 13, तो 13 के बाद कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो 18, इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू होगी 5, ठीक है 13 प्लस 5 भी 18 होता है, ये आ गई लीस्ट वैल्यू। अगर आपको हाईएस्ट वैल्यू निकालनी हो x प्लस वाई की, हाईएस्ट वैल्यू दो डिजिट के सम की 18 ही हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा डिजिट होता है 9, 9 प्लस 9 18 ही होता है। तो 13 तो ये ऑलरेडी है, 13 में अगर हम 14 डालें तो 27 आएगा, तो बिल्कुल 27 जो है वो डिवाइड है 9 के साथ, और ये जो 14 है 14 18 से कम है, तो बिल्कुल ये एलो है। बट अगर मैं 27 की जगह 36 लेना चाहता हूं तो ये 14 की जगह 23 हो जाएगा। बट आपको पता है कि 23 जो है 23 18 से बड़ा है, दो डिजिट को सम करके कभी 23 आ ही नहीं सकता, इसका मतलब हाईएस्ट वैल्यू x प्लस वाई की हमेशा क्या होगी, यहां पर इस केस में क्या होगी 14 होगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो और भी बहुत मैंने क्वेश्चन इंक्लूड करे थे, बट आज के लिए मैं आपको दो ही क्वेश्चन की होम असाइनमेंट देता हूं, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी हो गया है और इतना ही काफ़ी है, सफिशिएंट है, बाकी दिमाग के ऊपर से जाए तो पढ़ने का फ़ायदा भी नहीं है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर लेना। जो क्वेश्चन आपको अगर आपने नहीं भी देखे हैं तो वो क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप उन क्वेश्चन को देख के आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे ही ये सीरीज जो है मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।